जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, या फिर आप देख लें इज़राइल और गाज़ा का जो बीच में जो अभी वॉर चल रहा है। तो इन सारे वॉर में जो ईरान एवं सीरिया, इन सारे वॉर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया जो है वो डायरेक्ट किसी एक कंट्री का, जैसे कि अगर हम बात करें तो रशिया एवं यूक्रेन की जो वॉर चल रहा है उसमें अमेरिका एवं अन्य देशों के द्वारा कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट जो है यूक्रेन की मदद की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे कंट्री भी जो है देखने को मिल रहे हैं वो रूस की तरफ से। मगर हम अगर इंडिया की कंडीशन की बात करें तो वो ना तो रूस से भी उसके बहुत अच्छे संबंध देखने को मिल रहा है, इसके अलावा अगर यूक्रेन से उसके संबंध की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मगर इनके बावजूद भी है वो जो इंडिया है वो किसी एक कंट्री का जो है बहुत अच्छे तौर पे समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया की कूटनीति के तौर पे जो इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि वो किसी भी लड़ाई में या फिर किसी भी देश का समर्थन ऐसे चीज़ों में नहीं करेगा। वो शांति की स्थापना की बात करेगा, वो कूटनिरपेक्षता के तट पे रहेगा। किंतु हाल में अभी जो है रूस और यूक्रेन के जो बीच जो चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेनी जो अधिकारी हैं उनका दावा किया जा रहा है जो ईरानी शहीद 136 यूसीवी यूसीएवी जो ड्रोन है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों की इंटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये उनके द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये भारत की गुट निरपेक्षता नीति के खिलाफ तो नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। तो आज का जो टॉपिक है वो हम इसी पे बात करेंगे कि शहीद ड्रोन में भारतीय कंपोनेंट्स, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका। तो इसके बारे में जानेंगे। अब ये जो मुद्दा है उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने 2 बार इस मुद्दे को भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष भी उठाया है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ये क्या कंडीशन है, क्या वजह है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो रूस एवं यूक्रेन के बीच वो 2022 से ही चल रही है। और इस जो लड़ाई में, इस वॉर में जो नए नए हथियार के भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाल ही में अभी रूस ने ईरान से जो हथियार था प्राप्त, उस शहीद 136 यूसीवी ड्रोन का जो है उपयोग यूक्रेन के हमले में कर रहा है। और जिस पर जो यूक्रेनी अधिकारी हैं ने ड्रोन के मलबे में भारतीय कंपनियां जैसे कि विशॉय इंटर टेक्नोलॉजी, आरा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पाए हैं। अब इन खोज के बाद यूक्रेन ने 2 बार इस मुद्दे को भारत के विदेश मंत्रालय के सामने समक्ष रखा है। अब ये इस पे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे के बाद भारत की जो भूमिका है ना उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये भारत की कूटनीति के खिलाफ नहीं है। अब ये वैश्विक तौर पर जो है इसमें चर्चा शुरू हो गई है, खासकर जो है टेक्नोलॉजी के निर्यात पे और युद्ध में जो है अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग को लेकर। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है क्या इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारत रूस की मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो भारत को रूस से तेल खरीदने पर ईयू एवं अमेरिका के द्वारा भी टैरिफ लगाए गए हैं 25% के। तो इसके बाद की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इस मामले से यूक्रेन के द्वारा जो लगाए गए ये जो मामले हैं, इसके बाद जो ये कंडीशन भारत के लिए वैश्विक तौर पे अपनी छवि को धूमिल कर सकता है। और भारत में को इसमें जो है स्पष्टता और पारदर्शिता की भी आवश्यकता है, उसे बताना होगा, क्लैरिटी की भी इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत देखने को मिल रही है। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो ये शहीद 136 ये ड्रोन क्या है, तो चलिए अब हम जानते हैं। तो ये जो शहीद जो ये ड्रोन है ना, ये इसमें जो यूसीएवी है वो अनमैनेड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। अब इसे जो है ईरान के द्वारा बनाया गया है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो ईरान की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें ये किस टाइप का ड्रोन है, तो ये आत्मघाती ड्रोन है। ये जो है अपने जो गोल है वहाँ पे जाकर ये स्वयं जो जाकर है ये खुद ही विस्फोट कर देती है। अब इसकी जो फैसिलिटी की अगर हम बात करें, इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये इसका रेंज जो है 25 किलोमीटर के बीच में जितने भी अगर कोई दुश्मन के ड्रोन वगैरह है उसे ये विस्फोट कर सकता है खुद ही जाके। इसके अलावा इसका वज़न हमें 12 क्विंटल के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इसकी जो गति है वो 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जाएगा।
अब इसका वॉरहेड क्षमता है वो 40 से 50 किलोग्राम विस्फोट को ये अपने साथ रख सकता है। अब इसका प्रयोग जो है वो रूस ने इस ड्रोन का यूज यूक्रेन पर बड़े खिलाफ में किया, क्योंकि ये जो है सस्ते, सरल लेकिन प्रभावशाली हथियार है जो कि हवाई सुरक्षा में भी चकमा दे सकता है। अब इसमें विवाद ये आ रहा है कि इनके अधिकारियों ने इन ड्रोन का इस्तेमाल के खिलाफ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स जो भारत की कंपनियों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है, अब इससे जो है कि अगर हम भारत की तटस्थ नीति की बात करें तो भारत ने अब तक इस युद्ध को लेकर किसी भी पक्ष में खुला समर्थन नहीं दिया। अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में जब रूस की आलोचना वाले प्रस्ताव में भी भारत कई बार उपस्थित नहीं था, वो एब्सेंट चल रहा था, और दोनों देशों के बीच जो है बातचीत एवं कूटनीतिक हल निकालने की जो है भारत बार बार अपील भी कर रहा है। तो इससे ही देखने को मिल सकता है कि भारत इसमें तटस्थ नीति को भी अपना रहा है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत के हित की बात करें तो रूस से भारत को ऊर्जा, रक्षा एवं रणनीतिक साझेदारी का जो है वो प्रमुख स्तंभ है। रूस के द्वारा भारत की बहुत सारी मदद भी की जा रही है। किंतु अगर हम यूक्रेन के साथ देखें तो इसके साथ भी जो है भारत की व्यापारिक साझेदारी भी जुड़ी हुई है। व्यापारिक साझेदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी सहयोग देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो फिर अब जैसे कि पश्चिमी देश, इससे भी जो पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप, अब इसमें भारत के लिए आर्थिक एवं तकनीकी साझेदार भी है। तो भारत कहीं ना कहीं जो है इसमें अपनी तटस्थता नीति को अपनाए हुए और वो किसी की भी खुला समर्थन नहीं कर रहा है। अब तटस्थता का उद्देश्य क्या है? संतुलन को बनाए रखना। अगर भारत अपने सभी रणनीतिक भागीदारों के साथ संबंध जो है वो खराब नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो रूस के साथ, क्योंकि रूस के साथ भी उसका बहुत पुराना संबंध है, और ना वो यूक्रेन के साथ करना चाहता है और ना ही वो पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो अगर इंडिया की कंडीशन देखें तो उसके जो पड़ोसी देश है उसके साथ उसके जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब गैर हस्तक्षेप की नीति, भारत किसी अन्य देश के आंतरिक या फिर द्विपक्षीय संघर्षों के बीच में है, वो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, जिससे जो है इसकी जो इमेज जो है वो वर्ल्ड में जो है शांति प्रिय एवं संतुलित देश की छवि बना हुआ है। तो चलिए अब इसमें यूक्रेन का क्या आरोप है कि शहीदी, इसमें तो जैसा कि यूक्रेन का आरोप हमें देखने को मिल चुका है। अब इसमें कैसे क्या पुष्टि कैसे हुई है, तो अब हम इस पुष्टि की बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के बनाए पुर्जे जैसे कि विषय इंटर टेक्नोलॉजी एंड औरा सेमीकंडक्टर्स, ये दो कंपनियां, इसके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स ICS आदि जो है इस ड्रोन के में पाए गए हैं। और ये ड्रोन जो ईरान से रूस के द्वारा मंगाए गए थे। तो यूक्रेन ने इस पर जो है कहा है कि भारत की तटस्थ नीति के विपरीत भारत ये काम कर रहा है। तो इस पे और ये प्रश्न उठाए हैं कि इससे ये मुद्दा भी देखने को मिल रहा है, क्या अब भारत को अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम को कड़ा बनाना चाहिए? इससे ये मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो देखने को मिल रहा है, क्या भारत की वैश्विक छवि और तटस्थता को इससे नुकसान पहुंच रहा है? क्या इससे भारत पर राजनयिक दबाव बढ़ेगा? ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अभी जो है मेन क्वेश्चन के रूप में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रिलेशन भारत एवं यूक्रेन का रिलेशन कैसा है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत एवं रूस का रिलेशन तो अच्छा है, मगर अभी जो यूक्रेन के द्वारा जो सवाल उठाए गए तो उससे कहीं ना कहीं रूस एवं यूक्रेन और भारत के रिलेशन को भी जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों के बीच के जो राजनीतिक संबंध है ना, वो 192 के बाद जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके बाद इन दोनों के बीच जो है राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। अब कीव में भारतीय दूतावास एवं जो रूस की यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पे भारत के भी दूतावास जाने लगे और नई दिल्ली में यूक्रेन के भी दूतावास जो है वो कार्यरत रहते हैं। अब आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध भी इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा है, जैसे कि यूक्रेन से मुख्यतः सनफ्लावर ऑयल, गेहूं, मक्का एवं सैन्य उपकरण के कुछ हिस्से को आयात करता है, और भारत से यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी एवं IT सेवाएं भी की जाती हैं।
अब इन दोनों के बीच में जो सैनिक एवं मानव संबंध भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि भारत के यूक्रेन जो है भारत के लिए प्रमुख मेडिकल शिक्षा केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे जो है डॉक्टर एमबीबीएस के स्टूडेंट जाते हैं। बहुत सस्ती सुविधा में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। और युद्ध से पहले वहाँ जो है 20,000 से अधिक भारतीय छात्र जो विशेषकर जो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर रह रहे थे। अब अगर हम बात करें तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अब भारत की भूमिका जो है हम देखेंगे रूस एवं यूक्रेन के युद्ध में क्या है। तो अगर हम भारत की भूमिका देखें इस युद्ध में, तो अब जैसे कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड है कहीं ना कहीं जो होता है। तो अब सबसे पहले हम डिप्लोमेटिक बैलेंस देखेंगे, राजनयिक संतुलन। तो भारत जो है इस पक्ष में खुले तौर पर किसी का भी समर्थन नहीं किया था। उसने जो है अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की नीति के तहत ही तटस्थता नीति के तहत रहा। और जब भी जो है इस विवाद में, जैसे कि रूस यूक्रेन में के युद्ध में रूस के खिलाफ जब भी आलोचना का गठन हुआ, तो उसमें वो हमेशा गैर हाजिरिंग वोट, अधिकांश वोटिंग में वो एब्सेंट रहता था। तो इससे ये पता चलता है वो ना ही रूस का समर्थन, यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और ना ही रूस का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने यूक्रेन में मैराओपोल में स्थित नागरिकों पर अत्याचार का रिपोर्ट, जैसे कि बूचा को भी गहराई से चिंता में व्यक्त किया और उसकी भी जांच की मांग की। अब इसके अलावा देखें तो मानवीय कार्रवाई, तो युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो उसके अगले ही दिन भारत ने ऑपरेशन गंगा अभियान स्टार्ट किया और भारत के नागरिकों को, खासकर जो वहाँ पे रह रहे छात्रों को अलग अलग जगहों पे जैसे रोमिया, हंगरी, पोलैंड, मालदोवा एवं स्लोविया जैसे जगहों से निकाल कर भारत लाया गया, जिसमें जो है 25,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित पहुँचाया गया। इसके अलावा भारत ने यूक्रेन को कई बार मानवीय सहायता भी भेजी, जैसे कि दवाई, स्कूल बसें एवं अब बहुत सारी राहत की सामग्री भी। अब इनके बीच ट्रेड एवं एनर्जी भी बहुत अच्छी देखने को देखिए अगर दोनों देशों से, तो रूस और भारत का जो व्यापार है वो कोविड के बाद और ज़्यादा बढ़ा। अब जो है 22 से 23 में जो भारत ने डिस्काउंटेड रूसी क्रूड ऑयल को भी खरीदा, उर्वरक भी खरीदे। जैसे कि हमने देखा था कि 2022 से जो है के बाद से भारत रूस से बहुत अधिक क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस वहाँ का जो इकोनॉमिक था वो रुपया में ना होकर रुपया एवं रूबल में होता था, डॉलर में कम होता था, जिससे भारत एवं रूस का व्यापार जो है $27 मिलियन तक भी पहुंच गया था। अब दिसंबर 2023 में रिलायंस ने लगभग 500,000 बैरल दिन की क्रूड ऑयल सप्लाई भी डील हुई थी। अब यह व्यापार जो वृद्धि थी वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश के लिए, जैसे यूएस ने भारत को चेतावनी दी कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, नहीं तो वो उसे 25 से 100% का टैरिफ लगा सकते, जो कि अभी हाल ही में उसके द्वारा लगाया गया था। तो ये पहले भी कहा गया था, किंतु अब भारत पे यूएस द्वारा लगाया जा चुका है। अब अगर हम डिफेंस एवं टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत की रक्षा सेना अभी भी रूसी सैन्य सामग्री पर काफ़ी हद तक निर्भर है। जैसे कि अगर हम बात करें तो विशेषकर टैंकर, MiG-29, Su-30 एयर डिफेंस सिस्टम आदि। हालांकि अब धीरे धीरे जो है पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, इन सारी चीज़ों से भी इंडिया के द्वारा तकनीकी खरीदी जा रही है, ताकि रक्षा खरीद में विविधता लाई जा सके। और भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से हथियार, अगर वो जो है यूक्रेन को भी भेजा, जैसे कि 155 mm एरिटैली सेल्स, बुलेट प्रूफ, वो बहुत सारे ऐसे जो हथियार हैं, हेलमेट्स, जो यूरोपीय देशों से यूक्रेन तक पहुंचे। भारत सरकार ने इस पर आधिकारिक समर्थन करने से भी इनकार करती है, लेकिन तथ्य यह है कि भारत इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित नहीं किया। अब अगर हम बात करें तो शांति वार्ता व मध्यस्थता, तो भारत इन दोनों के यूक्रेन ने कई मौके पर भारत से शांति प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने एवं ग्लोबल पीस समिट में रुचि व्यक्त की है और भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज़ बताते हुए शांति वार्ता में शामिल होने के लिए भी कहा गया था। और भारत कई बार ये भी कोशिश किया है ताकि कि जो ये लड़ाई है वो बंद हो सके। अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने रूस को शांति एवं संवाद संदेश जैसा कि दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये देखिए, पीएम मोदी के द्वारा इंडिया स्टैंड हैज़ बीन क्लियर, रिप्रेजेंट एंड कंसिस्टेंट
इट्स नॉट एन इरा ऑफ वार, और एक मध्यस्थता की भूमिका भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम देखें तो भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक जो है संतुलित, स्वायत्ता और स्वहित प्रधान की जो है भूमिका निभाई है। उसने ना तो रूस का समर्थन किया और ना ही खुला विरोध किया, बल्कि उसने अपने राष्ट्रहित एवं ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक जागरूकता के आधार पर ही अपनी नीति को बनाए रखा। और उसने संकट के समय में मानवता के पक्ष में भी हस्तक्षेप किया और एवं शांतिपूर्ण समाधान में रुचि रखते हुए अपनी भूमिका को भी व्यक्त किया। और इससे जो है यूक्रेन एवं पश्चिमी देशों ने भारत की जो शांति प्रशासकों में शामिल करने की अपेक्षा को जताई है। भारत ने क्षमता एवं स्थिति को भी इसके द्वारा जो है दर्शाता है। अब भारत की प्रतिक्रिया उस पे जो भारत पे जो उनके द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो उसके द्वारा भारत की क्या प्रतिक्रिया है, भारत ने क्या कहा है। तो यूक्रेन के इल्ज़ाम के बाद भारत ने कहा है कि भारत ने सीधा कोई सैन्य सामान ईरान या रूस से नहीं बेचा है। ये तकनीक आमतौर पे ड्यूल यूज़ में हो सकती है, यानी कि नागरिक एवं सैन्य दोनों कामों में। अब इसका जो यूज़ है वो दोनों कामों में हो सकता है इसका नागरिक के क्षेत्र में भी एवं सैन्य के क्षेत्र में। संभव है कि ये पुर्जा तीसरे देश के जरिए ग्रे मार्केट या फिर ऐसे जगहों पे गया है। और भारत ने अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली एससीओमेट का भी पालन करता है। भारत के द्वारा ये कहा गया कि हमने स्पष्ट रूप से इसे नहीं दिया है, अब ये तीसरे ग्रे मार्केट के तौर पे या फिर थर्ड वितरकों के तौर पे ये गई है। और भारत ने अपनी निर्यात प्रणाली का इसके द्वारा पालन किया गया है। अब इससे अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं भारत की वैश्विक छवि पे भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब इससे क्या है कि भारत की तटस्थता नीति पे सवाल उठ रहा है। कुछ देश ये मान सकते हैं कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस का जो है अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल है, भले ही अनजाने में। कि उनके द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि भारत रूस का जो है मदद कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा राजनीतिक दबाव, अब जैसे कि यूक्रेन जैसे देश ने पहले से भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ने निर्यात नियंत्रण कानून के अनुपालन में भारत से और शक्ति की अपेक्षा कर सकते हैं। भारत पे और भी ज़्यादा कर वगैरह या फिर शक्ति लगाई जा सकती है। अब रक्षा निर्यातक नीति पर इसका असर पड़ेगा। भारत अपनी ड्यूअल टेक्नोलॉजी की निगरानी को और कड़ा कर सकता है और भारत की कंपनी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात इससे भारत की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब रणनीतिक संतुलन को भी इससे चुनौती है, जैसे कि रूस, ईरान, अमेरिका, यूरोप सभी के साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा अधिक जटिल होगा और भारत को अब और अधिक सतर्क एवं संतुलित विदेश नीति अपनानी होगी। अब संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक मंचों पर इसका क्या असर होगा, तो भारत की जो है शांतिप्रिय एवं जिम्मेदारी की जो छवि है एवं प्रशंसा की आलोचना भी देखने को मिलेगी। अब ये भारत की प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो निष्कर्ष ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ड्रोन है, ईरानी ड्रोन, इसमें भारत की कंपोनेंट्स की उपस्थिति एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा खड़ा कर दिया है और इससे जो है भारत की तटस्थता नीति को चुनौती मिल रही है। अब इसके अलावा भारत की जो स्थिति है वो नियंत्रण कानून भारत के द्वारा स्पष्ट किया गया कि वो एससीओमेट का पालन कर रहा है, मगर इससे आगे की दिशा की अगर हम बात करें तो भारत को अब तकनीकी रक्षा में निर्यात एवं सतर्कता को बरतनी होगी। अब इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय एवं उत्तरदायी राष्ट्र छवि को भी बनाए रखना होगा। अब उसके लिए उसे जो है सख्त एवं निगरानी एवं कूटनीतिक संतुलन भी भारत को अपनाए रखना होगा। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।